प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं। इसमें आज हम आपको फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक द्विपरमाणु अणु को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना गया है, उस मॉडल के रूप में माना गया है, जिसमें हुक के नियम अनुसार जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, अर्थात F बराबर माइनस के एक्स। F प्रत्यानयन बल के फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक और x विस्थापन, ये हुक का नियम है। जो यहां k है ये फोर्स कांस्टेंट है। इसमें क्या हुक का नियम क्या है? मान लीजिए दो गेंदें कुछ स्प्रिंग से बंधी हुई है। जब हम दोनों गेंदों को विस्थापित करते हैं, खींचते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल इसका विरोध करता है। यहां देखिए, ये दोनों गेंदें हैं। यदि हम दोनों तरफ खींचते हैं इनको, तो जो प्रत्यानयन बल है इसको वापस इसकी साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यही हुक का नियम है। और जो यहां के है फोर्स कांस्टेंट है, ये जो बॉन्ड है उसकी माप है, अर्थात जो स्प्रिंग है उसकी टफनेस, सामर्थ्यता है। हम जानते हैं जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई होती है। यहां ओमेगा बराबर जो ओमेगा होता है, जो इसका मान होता है के अपॉन न्यू। के फोर्स कांस्टेंट और न्यू समानित द्रव्यमान, समानित रिड्यूस मास। अतः यदि हम इसका मान रखें ओमेगा का इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, देन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू रिड्यूस मास। ये कंपन की आवृत्ति न्यू। यदि कंपन की आवृत्ति को हम तरंग संख्या में बदलें तो हमें इसमें प्रकाश के वेग का भाग देना पड़ेगा। तरंग संख्या बराबर होता है कंपन की आवृत्ति अपॉन c। इसलिए तरंग संख्या बराबर 1 अपॉन 2 पाई c अंडर रूट के अपॉन न्यू, और k बराबर जो हम बल नियतांक की बातें करते हैं वो बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर और न्यू। इस तरह से हम k का निर्धारण कर सकते हैं। जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट इस तरह से निर्धारण कर सकते हैं। ये फोर्स कांस्टेंट है, ये बॉन्ड की सामर्थ्यता को दर्शाता है। अब जो अणु है उसमें जो बंध है कितना मजबूत है, इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे। HF में जो K का मान होता है, बल नियतांक का मान होता है वो 8.85 गुणा 10 की पावर -5 डाइन पर सेमी होता है। और HCl में जो इसका मान होता है वो
के बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर -5 डाइन प्रतिशत। तो फोर्स कांस्टेंट किसका ज्यादा है? HF। इसलिए HF बॉन्ड HCl की अपेक्षा मजबूत होता है क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट अधिक होता है। तो फोर्स कांस्टेंट की सहायता से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं। इनके आंकिक मान से इसका जो मात्रात्मक मान होता है फोर्स कांस्टेंट के का, उससे हम ये बता सकते हैं कौन सा बंध मजबूत है, कौन सा बंध कमजोर है। इसके अलावा हम फोर्स कांस्टेंट से हम ये भी कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी कितनी है। जो बल नियतांक होता है वो बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा बल नियतांक होगा बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। एक हम उदाहरण से आपको समझाने जाएंगे। देखिए C2H6 C डबल बॉन्ड C2H4 C ट्रिपल बॉन्ड C2H2। इसमें प्रत्येक का जो फोर्स कांस्टेंट है वो अलग होता है। K, इसका जो K होगा 4.6 गुणा 10 के पावर 5। इसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा 8.10 की पावर 5 और इसका जो होता है फोर्स कांस्टेंट वो 15.6 गुणा 10 के पावर 5 होता है। ये फोर्स कांस्टेंट, ये सिंगल बॉन्ड है। यहां जो मैंने दिया है वो एथीन है, ये डबल बॉन्ड है, ये एथीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये एस्टिलीन है। तो ये सिंगल बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट 4.6, डबल बॉन्ड का 8.5 और ट्रिपल बॉन्ड का 15। तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत बन, इसलिए इसके बंध ऊर्जा भी इसकी ही ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी देखिए आप, बॉन्ड एनर्जी, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 33 किलो जूल पर मोल, इसकी है 627 किलो जूल पर मोल और इसकी है 827 किलो जूल पर मोल। अब देखिए स्टूडेंट, जिसका फोर्स कांस्टेंट अधिक है उसकी बंध ऊर्जा भी अधिक है। जिस प्रकार से हमने ये बताया ना, बल नियतांक प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बल नियतांक से ये हम कह सकते हैं कौन से बंध की ऊर्जा कम है, किस बंध की ऊर्जा ज्यादा है। जैसे कि आपने इस उदाहरण से आपने समझा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी किस प्रकार से बढ़ती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप घर पर रह के पढ़ाई करें, क्योंकि आजकल कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ है। आप घर पर रहें और पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।